प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कोरोना वायरस के संकट का सामना करते हुए एक नए संकल्प के साथ देश के विभिन्न वर्गों को एक साथ लेकर देश को विकास की नई राह पर ले जाया जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए देश के छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में नाबार्ड अपना किस प्रकार से योगदान दे रहा है, नाबार्ड की भूमिका क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता राघवेश पांडे ने बातचीत की सीजीएम नाबार्ड सुधीर चावला से। चावला साहब, आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसमें नाबार्ड का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है, ये बहुत बड़ा पैकेज है डिफरेंट सेक्टर्स के लिए। ये कोविड के कारण जो सिचुएशन हुई है को मैनेज करने के लिए पैकेज दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो कंट्री का टोटल जीडीपी है उसका अप्रोक्सीमेटली 10% जो है 20 लाख करोड़ जो है वो हम इस पैकेज के अंदर देने वाले हैं जी। और इसमें डिफरेंट सेक्टर, शायद ऐसा कोई सेक्टर नहीं इकोनॉमी का जिसको इसमें कवर नहीं किया गया है जी। और एग्रीकल्चर खास तौर पे इसमें बहुत उसको इम्पोर्टेंस दिया गया क्योंकि एग्रीकल्चर तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 8-9 बड़े पैकेज अनाउंस किए गए हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी अनाउंस किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बेनिफिट होगा और उत्तराखंड को भी इसमें बहुत बेनिफिट होगा। अगर उत्तराखंड के नजरिए से देखा जाए इस पैकेज को, तो क्या क्या लाभ हो सकता है, किन किन सेक्टर में लाभ हो सकता है? देखिए, मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। देखिए, सबसे बड़ा जो 1 लाख करोड़ का जो पैकेज पहला जो है कंपोनेंट है जो वो है कोल्ड चेन के लिए, पोस्ट हार्वेस्ट के लिए, स्टोरेज सेंटर के लिए, मार्केट यार्ड्स के लिए जी। ये सबसे बड़ा कंपोनेंट 1 लाख करोड़ का फार्म बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोला जा रहा है उसके लिए है। उत्तराखंड में हमारे डिफरेंट क्षेत्र में फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं जिनको हम लोग वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हैं, जिनकी मार्केटिंग में दिक्कत है, तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उत्तराखंड को आने वाले सालों में होगा क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तराखंड की एग्रीकल्चर जो है छोटे किसान हैं और एफपीओ यहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं तो हॉर्टिकल्चर और वेजिटेबल को इससे सबसे बड़ा एडवांटेज उत्तराखंड को अगले आने वाले सालों में। दूसरा जो कंपोनेंट है जो लगभग 10,000 करोड़ का है, माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। इसमें छोटे छोटे क्लस्टर मोड में फूड एंटरप्राइजेस सेटअप किए जाएंगे मार्केटिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए। अब यहाँ पे हमारे लोकल प्रोडक्ट बहुत सारे हैं जिनको आज की डेट में मार्केटिंग करने में, ब्रांडिंग करने में दिक्कत आ रही है, जिनकी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है। तो इसमें सरकार की मंशा ये है कि पूरे देश में लगभग 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप किए जाएं। उसमें उत्तराखंड को भी इसके बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। दूसरा कंपोनेंट जो है वो है मत्स्य संपदा योजना, लगभग 20,000 करोड़ की फिशरी सेक्टर के लिए है जी। देखिए, हम लोग उत्तराखंड में फिशरीज काफी अच्छा काम कर रही है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में फिशरी का स्कोप और भी काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा स्कोप है। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में के अलावा बड़े रिजर्वायर्स हैं, लेक्स हैं हमारे यहाँ पे, तो ये जो मत्स्य योजना है इसके अंदर उत्तराखंड में फिशरी सेक्टर को जरूर पुश मिलेगा और फिशरी सेक्टर इसमें प्रोग्रेस करेगा। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए सर। चौथा कंपोनेंट जो है वो है फुट एंड माउथ डिजीज के लिए लाइव स्टॉक डिजीज कंट्रोल स्कीम। हमारे देश में लगभग 53-54 करोड़ लाइव स्टॉक हैं। सरकार की मंशा ये है कि 100% वैक्सीनेशन हो कैटल का, बफेलो का, शीप का और गोट का जी। तो उत्तराखंड में भी इसका एडवांटेज मिलेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे डेयरी सेक्टर भी है, हमारे यहाँ गोट भी काफी है ना, हमारे यहाँ शीप भी काफी होता है और प्लेन्स में बफेलो भी बहुत होती हैं और इन सब में फुट एंड माउथ डिजीज काफी कॉमन है जिससे हमारा नुकसान होता है, हमारी ये संपदा इसका नुकसान होता है, तो इससे हमें एडवांटेज मिलेगा। 5वां बड़ा महत्वपूर्ण जो सेक्टर है वो है डेयरी सेक्टर पूरे देश के लिए जी। और उत्तराखंड भी उसी में शामिल है जी। 5वां जो फंड अनाउंस किया गया है वो है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, लगभग 15,000 करोड़ का।
इसमें डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, डेयरी प्रोसेसिंग के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए। जी। देखिए आज की डेट में उत्तराखंड में जितना दूध आ रहा है, इसकी काफी कंजम्पशन या तो लोकल होती है या टूरिज्म सेक्टर में होती है। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण टूरिस्ट का आना कम हो गया है। जी जी। और हमारे यहाँ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि जो सरप्लस दूध है उसको प्रोसेस किया जाए। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है इस फंड से हमारे काफी जिलों में मिल्क प्रोसेसिंग का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, डेयरी, जिससे आने वाले सालों में दूध, पनीर, घी और वैल्यू एडिशन के भी बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो पाएंगे। जी। छठा सेक्टर जो है उत्तराखंड के लिए ही है। मेरे को तो लगता है कि ये सारा पैकेज, छठा सेक्टर जो है हर्बल कल्टीवेशन का, जी। 4000 करोड़ का पैकेज है ये, जिसमें 10 लाख हेक्टेयर लैंड को जो है हर्बल कल्टीवेशन के अंदर लाया जाएगा। सरकार का ये मानना है कि हर्बल कल्टीवेशन से फार्मर को लगभग 5000 करोड़ की एडिशनल इनकम हो सकती है। और उत्तराखंड तो काफी हर्बल के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए जाना जाता है। यूनिक बायोडाइवर्सिटी है हमारी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है हर्बल कल्टीवेशन का जो पैकेज आया है। जी। इससे अगला पैकेज सर जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है बी कीपिंग के लिए। जी। 500 करोड़ का पैकेज है। इसमें सरकार की मंशा ये है कि देखिए आज की डेट में हनी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, तो सरकार की मंशा ये है कि एक तो लोगों को अच्छा हनी मिले, दूसरा जो बाई प्रोडक्ट है वैक्स वो हमको मिल पाए। ये जो 500 करोड़ का पैकेज है बी कीपिंग का, इससे लगभग 2 लाख बी कीपर्स को एडवांटेज होगा। और उत्तराखंड में बी कीपिंग ऑलरेडी एज ए एक्टिविटी पिकअप कर रही है, काफी पिकअप कर रही है। तो इससे बी कीपर्स को हमारे भी एडवांटेज होगा। आठवां जो पैकेज है इसके अंदर, वो है ऑपरेशन ग्रीन, जिसको टॉप भी बोला जाता है पहले, है ना जी। टॉप क्या था? टोमेटो, अनियन, पोटैटो। इसके लिए एडवांटेज दिया गया था ऑपरेशन ग्रीन के अंडर। लेकिन अब ये किसे दिया गया था? क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम्स हैं, है ना, तो फार्म लेवल पे ये डिस्पोज ऑफ करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए इन तीनों के लिए सरकार की तरफ से बेनिफिट दिया जाता था। क्या बेनिफिट था? ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी थी और स्टोरेज में सब्सिडी थी। लेकिन अब टोमेटो, अनियन, पोटैटो के साथ, जिसको टॉप कहते थे, इसको एक्सटेंड कर दिया सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। इसमें क्या एडवांटेज होगा? 50% सब्सिडी मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरप्लस मार्केट से डेफिशिएंट मार्केट में। जहाँ पे ज्यादा हो रहा है वहां से आदमी लेकर जाना जाए, जहाँ कमी है, ताकि प्राइस कम ना हो पाए, फार्मर को 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा अगर वो स्टोरेज करता है, इसका कोल्ड स्टोरेज में रखता है, तो उसमें भी 50% सब्सिडी। इससे एडवांटेज ये होगा, एक तो फार्मर को बेटर प्राइस मिलेगा, वेस्टेज नहीं होगा, और कंज्यूमर जो है कहीं पे बहुत ज्यादा कीमत पे कर रहा है लेकिन फार्मर को उतनी कीमत नहीं मिल रही, तो कंज्यूमर को भी कम कीमत के ऊपर ये चीजें मिल पाएंगी। तो ये 8 मेजर कंपोनेंट है एग्रीकल्चर के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो पैकेज है उसके अंदर है। अब मैं आपके माध्यम से 3 चीजें और आपके नोटिस में लाना चाहूंगा, हमारे सभी सुनने वालों के। सरकार ने निर्णय लिया है कि 3 और चीजों में अमेंडमेंट करने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, 1955 के अंदर। इसमें क्या होगा? अभी तक तो क्या था, हमारे कंट्री में इन चीजों की शॉर्टेज थी जब ये कानून बना था। तो इसमें एक स्टॉक लिमिट रखी गई थी कि आदमी इससे ज्यादा, कोई भी ट्रेडर इससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता, ताकि शॉर्टेज ना हो जाए। अब तो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट है, बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है ना जी। तो जो एग्रीकल्चर आइटम है, जैसे सीरियल्स है, एडिबल ऑयल है, ऑयल सीड्स है, पल्सीज है, प्याज है, पोटैटो है, इनको डीरेगुलेट किया जाएगा। सबसे पहला निर्णय तो ये सरकार का है। दूसरा, कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, है ना। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हुआ, कहीं नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तब तो सरकार लिमिट रखेगी, अदरवाइज कोई लिमिट नहीं है। लिमिट से इसको माफ कर दिया जाएगा, डीरेगुलेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रोसेसर जो है या जो वैल्यू चेन में पार्टिसिपेंट करने वाले हैं, इनके लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी, वो आइटम इसको परचेज कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो एक अमेंडमेंट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में। पहला तो ये सरकार ने अनाउंस किया है। दूसरा अमेंडमेंट क्या हो गया? अभी तक सर किसान किसको बेच सकते थे? सिर्फ एपीएमसी के माध्यम से ही बेच सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? एक सेंट्रल लॉ बन रहा है, जिसके माध्यम से किसानों के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि वो सिर्फ एपीएमसी से बेचें, वो जहां भी उनको बेटर प्राइस मिलेगा फार्मर उसको बेच सकते हैं। प्राइवेट मंडी सेटअप की जा सकती है, इंटर स्टेट ट्रेड भी हो सकता है, और ई ट्रेडिंग भी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि ई नैम जो है हमारा, वो शुरू में 530-35 मंडी में किया गया था, अब लगभग 1000 मंडियों में हो गया है। उत्तराखंड में ऑलरेडी 8 मंडी इसके अंदर कवर्ड हैं।
तो ये काफी अच्छा कदम है सरकार का कि जिसमें फार्मर को कहीं भी बेचने का अपना लिबर्टी है कि वो जहाँ भी चाहे माल बेच सकता है। अमेंडमेंट जो सरकार ने अमेंडमेंट जो किया है, जो करने जा रही है सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर की है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें अभी तक क्या था, लीगल फ्रेमवर्क नहीं था, तो एक लीगल फ्रेमवर्क रहेगा जिसके अंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर की क्या है, प्रोसेसर की क्या है, एग्रीगेटर की क्या है, ये सब इसमें स्पेसिफाइड होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी सरकार एनकरेज करना चाहती है, इसमें उत्तराखंड को एडवांटेज होगा। छोटे छोटे किसान हैं हमारे, छोटी छोटी जोत है उनकी, और नॉट ओनली दैट छोटे जोत है, एक किसान की जमीन बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे भी है, हाइट में भी काफी है, तो फार्मर उसको मैनेज ही नहीं कर पाता। तो अगर एग्रीगेशन होगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सभी राज्य सरकारों ने लगभग करी है कोविड के बाद, वो है एफपीओ को मेन स्ट्रीम किया है। अभी एफपीओ स्टेट गवर्नमेंट कई जगह स्टेट गवर्नमेंट के ब्याह पे प्रक्योर भी कर रहे हैं। एफपीओ को उन्होंने परमिशन दे दी, आप प्रक्योर भी करिए, आप सेल भी करिए। तो एफपीओ जो है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। नाबार्ड ने ऑलरेडी उत्तराखंड में 90 से ज्यादा एफपीओ प्रमोट किए हैं। एफपीओ को हिंदी में क्या कहेंगे? एफपीओ को कृषक संगठन। अच्छा, कृषक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो कृषक जो उत्पादन करते हैं, कृषक उत्पादक संघ। ये जो एफपीओ हैं, ये कंपनी एक्ट में भी बनते हैं और कोऑपरेटिव एक्ट में भी बनते हैं। तो उत्तराखंड में जो एफपीओ है हमारे, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इस समय जब लोगों को परेशानी थी, सब्जी नहीं मिल रही थी, तो हमारे बहुत सारे एफपीओ जो हैं वो फार्मर से सीधा, सारे एफपीओ ने मास्क बना के लोगों को सप्लाई किए हैं और उनको कई सरकारों ने ऑर्डर दिए हैं मास्क बनाने के लिए। तो एफपीओ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार ने इसको पहचाना है, इसको कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। एफपीओ को मेन स्ट्रीम किया गया है। तो आत्मनिर्भर भारत में ये जो कदम उठाए गए हैं, मुझे उम्मीद है इससे फार्मर को बेनिफिट भी होगा, और इससे जो हमारे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हुआ ना अभी, उनको एग्रीकल्चर में चाहे तो एग्रीकल्चर सेक्टर उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत के तहत जो पैकेज घोषित किए गए हैं, उसका फायदा उत्तराखंड के युवाओं को मिल सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, युवा संपर्क कहाँ करे, किससे बात करे इनका फायदा लेने के लिए? देखिए, ऐसा है, हर स्कीम के लिए अलग डिपार्टमेंट को सरकार ने नोटिफाई किया है, ये सरकार कर रही है, और इसकी समय समय पे गाइडलाइंस निकलती जा रही हैं। कोई स्कीम जो है वो सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट लागू करेगा, कोई स्कीम डेयरी विभाग करेगा, कई स्कीमें नाबार्ड लागू करेगा। तो ये जो है, इसकी धीरे धीरे गाइडलाइंस निकलती जा रही है। तो जो जैसे गाइडलाइन निकल जाएगी, ये सब वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, नाबार्ड की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, भारत सरकार की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो इन सब की ऑपरेशनल गाइडलाइन जैसे जैसे निकलती जा रही हैं, वैसे वैसे लोग इसका एडवांटेज ले सकते हैं, और वो कंसर्न विभाग से मिलके इसका एडवांटेज ले सकते हैं, इसके बारे में पूरा जानकारी भी ले सकते हैं। तो आपने इतनी सारी जानकारी दी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर अभियान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आधुनिक भारत की पहचान बनेगा। श्रोताओं, लॉकडाउन के चलते अपने घर गांव लौटे प्रवासियों को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसी सिलसिले में चंपावत जिला प्रशासन ने स्वरोजगार प्रकोष्ठ की स्थापना की है। चंपावत जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार पंत का कहना है, ऑनलाइन और मैनुअली सर्वे करके नोडल अधिकारी के माध्यम से न्याय पंचायत स्तर पर घर लौटे प्रवासियों का डाटा तैयार किया जा रहा है। साथ ही इन लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जनपद स्तर पे हर ग्राम पंचायत के लिए एक नोडल बनाया गया है, ग्राम पंचायत नोडल, और एक न्याय पंचायत नोडल बनाया गया है। न्याय पंचायत नोडल के लिए उनको भी प्रपत्र दिए गए हैं, और वो भी जो गांव में जा रहे हैं तो वहाँ के क्वारंटीन सेंटर में या गांव में जो लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता और क्या कोई उनका कौशल है, उस सबका डाटा भी लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो जनपद में जो विकास भवन में कंट्रोल रूम है, उसमें एक स्वरोजगार प्रकोष्ठ की भी 29/5 से शुरुआत की गई है, और इसके अलावा उसमें मुख्य कृषि अधिकारी भी रखे गए हैं, ताकि कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं जो हमारे प्रवासी लोग करना चाहते हैं उसकी जानकारी ले सकते। तो इस प्रकार जो है काफी इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका दर्ज हो। जो वो पोर्टल है जो सेवा योजना विभाग के माध्यम से उसको भी जारी किया गया, उसके माध्यम से भी जो डाटा लिया जा रहा है जो प्रवासी लोग हैं, ताकि उनके जो योग्यता और कौशल के आधार पे
उनके लिए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जाए। जी हाँ श्रोताओं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ये कोशिशें हैं कि सभी को रोजगार उपलब्ध हो। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।